इस वीडियो में हम आज जो है दिल्ली सल्तनत को देखेंगे 1206 से 1526। ठीक है। इससे पहले भी हम जो है दिल्ली सल्तनत की एक वीडियो पहले देख चुके हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर जो राजवंश थे, एक नज़र में इनको देख लीजिए और फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश आता है 1206 से 1290 इसका समय होता है। फिर खिलजी वंश आता है 1290 से 1320। तुगलक वंश आता है 1320 से 1414। संयद वंश 1414 से 1451 और लास्ट आता है पांचवा लोधी वंश। ठीक है, 1451 से 1526। गुलाम वंश है तो हम इसी को स्टार्ट करेंगे। गुलाम वंश, इस वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये गौरी का दास था। ठीक है, इसलिए इस वंश को दास या गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। सवाल क्या आएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, तो मोहम्मद गौरी का। ठीक है, कुछ लोग इसे मामलुक वंश भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि माता पिता की गुलाम संतान। आरंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की, 1206 से 1210 इसका कार्यकाल होता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी यही था और मोहम्मद गौरी का दास था, एज इट इज अभी हमने ऊपर बात की थी। गौरी की मृत्यु हो जाती है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्वतंत्र शासक बना और लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो सवाल क्या आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब जो है दिल्ली का शासक बना था, 1206 में। ठीक है, जब ये स्वतंत्र शासक बनता है ना, उस टाइम ये दासता से मुक्त नहीं था। दासता मतलब कि गुलाम था, तो एक तरह से पूरी तरह से मतलब आज़ाद नहीं था, और इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी, बल्कि मलिक और सिपह सलार की उपाधि के साथ इसने शासन किया था। ठीक है, और बाद में क्या होता है, जब ऐबक 1208 में गजनी जाता है, यहाँ पर मोहम्मद गौरी का भतीजा होता है गयासुद्दीन महमूद, जो इसको दास्ता का मुक्ति पत्र देता है और उसे सुल्तान की उपाधि भी धारण करने को देता है। ऐबक अपने प्रतिद्वंदियों से अपने राज्य की रक्षा के लिए उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। ठीक है, गौरी के वरिष्ठतम दास अधिकारी ताजुद्दीन एदौज ने जो गजनी का शासक था, अपनी पुत्री के साथ ऐबक का विवाह किया। इसने गौरी के एक अन्य दास अधिकारी नसरुद्दीन कोहाचा, जो सिंध का प्रभारी था, उसके साथ भी अपनी बहन का विवाह कर दिया। ऐबक ने अपने दास अधिकारी इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटी का विवाह किया था। राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने पर इसने जोर दिया और जो गरीब थे, जरूरतमंद थे, उनको उदारतापूर्वक दान देता था। इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से या लगता बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सवाल आएगा लाख बख्श या लगता बख्श किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ जो सिराज होते हैं, जो वो इसको हातिम ताई कहते हैं। ठीक है, हातिम ताई के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक, दिल्ली में एक इस्लाम मस्जिद बनती है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जिसको कि ऐबक ने ही बनाया था। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, इसका निर्माण भी ऐबक ने ही करवाया था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, पर इसको पूर्ण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कुतुब मीनार से संबंधित सवाल आता ही आता है, कुतुब मीनार का मतलब निर्माण किसके द्वारा पूर्ण करा गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा, और बनवाया किसके द्वारा था, तो ऐबक के द्वारा। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की चौहान खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, मृत्यु के बाद इसका पुत्र होता है जो आराम शाह, वो लाहौर में गद्दी पर बैठता है, जो इल्तुतमिश से पराजित हो जाता है और 8 महीने तक ये शासन करता है। ठीक, अब ऐबक की जो उपाधियां थी एक नज़र में देख लीजिए। इसको जो है लाख बख्श या लख्त बख्श भी बोला जाता था, हातिम ताई बोला जाता। कुरान खां भी इसको जो है, इसको एक उपाधि दी गई थी। ऐबक के दरबार में विद्वान भी थे, एक हसन निजामी थे और एक फकीह मुदाबिर थे। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर इल्तुतमिश की, 1211 से 1236 इनका समय रहता है। ठीक है, इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता है और ऐबक जो है इसको पहले ही दासता से मुक्त कर देता है 1206 में। ये सुल्तान बनने से पहले जो है बदायूं का इक्तेदार था। ठीक है, बदायूं का इक्तेदार कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश किसका दास था, ऐबक का। ठीक, 1211 में आराम शाह को पराजित करके ये सुल्तान बनता है और इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इस समय में क्या होता है, कुछ मतलब युद्ध होते हैं, तो वो समस्या के तौर पे कहा जाता है, जैसे ताजुद्दीन एदौज की समस्या। ठीक है, मध्य एशिया में एल्दौज ख्वारिज्म के शासक से पराजित होकर जब पंजाब आता है, तो गौरी का वरिष्ठतम दास अधिकारी होने के कारण दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है और अपना दावा जो है प्रस्तुत करता है। उसने 1215 में तराई के मैदान में एदीज को पराजित कर बंदी बना दिया और इसकी हत्या कर दी। इस तरह दिल्ली गजनी के विदेशी प्रभुत्व से बच गया था। चंगेज खां होते हैं, इनकी भी एक समस्या आती है इनके समय में। तो 1220-21 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ख्वारिज्म
के राजकुमार जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आता है और इल्तुतमिश ने मांगवर्नी को शरण देकर चंगेज खां के आक्रमण से रक्षा की थी। होता है नसीरुद्दीन कुबाचा की समस्या। कुबाचा सिंध मुल्तान का प्रभारी था और इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। 1217 में मसूर के युद्ध में इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित कर दिया और लाहौर उससे छीन लिया था। ठीक है, 1227 में इल्तुतमिश सिंध मुल्तान पर आक्रमण करके कुबाचा को पराजित कर देता है और कुबाचा अपने जीवन की रक्षा के लिए सिंध नदी में कूद जाता है और जिसमें डूब के मर जाता है। ठीक है, फिर एक आता है बंगाल विजय। इस समय यहाँ का शासक गयासुद्दीन था जो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था और 1226 में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण किया। ठीक है, और गयासुद्दीन इस युद्ध में पराजित हो जाता है और मारा जाता है और इस तरह बंगाल पर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। इसने नसीरुद्दीन को यहाँ का सूबेदार बना दिया था और 1229 में नसीरुद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है। 1235 में इसने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध अभियान किया जिनका केंद्र वामियान नगर था। ठीक है ना, खोखरों पराजित करके इसने वामियार नगर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसकी अंतिम विजय थी। 1236 में भी इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों के एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया जिसमें उसने 40 विशिष्ट अमीर सम्मिलित किए थे। तुर्क ए चिहलमानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। तो तुर्क ए चिहलमानी अक्सर पूछा जाता है ये किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1229 में ही इल्तुतमिश बगदाद के अब्बासी खलीफा अलमुस्तान सिंह विल्लास से मंसूर प्राप्त करता है। खलीफा ने इसे सुल्तान आजम यानी महान शासक की उपाधि दी थी। ठीक है ना, सुल्तान आजम की उपाधि किसके द्वारा किसको दी गई है? तो अब्बास खलीफा के द्वारा इल्तुतमिश को दी गई है। ठीक है, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे जिसमें चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल प्रमुख मुद्रा थी। ठीक है, ये सवाल भी आता है कि चांदी के टंका और तांबे के जीतल किसके द्वारा चलाए गए भारत में? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक है। ठीक, अब इल्तुतमिश की जो विजय थी उनको एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। 1215 में तराई के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन एदौज को इसने पराजित किया। 1217 में मंसूर के युद्ध में नसीरुद्दीन कुबाचा को इसने पराजित किया। 1226 में बंगाल विजय की शासक गयासुद्दीन को इसने पराजित किया और 1227 में सिंध एवं मुल्तान की विजय की जिसमें नसीरुद्दीन कुबाचा को इसने पराजित किया। 1226 से 31 तक इसने राजपूतों पर विजय प्राप्त की, अब जिसमें 1235 में इसने यहाँ पे विजय की थी। खोखरों का यहाँ पे शासन चल रहा था। ठीक है, अब जो दल चालीसा था तुर्क चिलगानी थी, वैसे मैंने आपको बता दिया था अभी। ठीक है, इसकी स्थापना इसने की थी, तो क्लियर हो गया। इसमें विश्वास पात्र अमीर होते थे जिन्हें बड़े बड़े पद दिए जाते थे। ठीक है, एक प्रशासनिक वर्ग था इनका। ठीक, इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे जैसे चांदी का सिक्का, टंका जिसको बोलते हैं, जीतल, तांबे का सिक्का। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये कि इसमें जो जीतल या तांबे का सिक्का था इसमें 1:48 का अनुपात था। ठीक है, इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे अब उनका टाइम देख लीजिए 1236 से 1266। इसकी मृत्यु के बाद दल चालीसा और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बीच भीषण राजनीतिक संघर्ष शुरू होता है और इस समय दल चालीसा सुल्तान निर्माता की भूमिका अदा कर रहे थे। ठीक है ना, तो 1236 से 1266 तक के काल को चालीसा का काल कहा गया है। ठीक, रकनुद्दीन फिरोज शाह सबसे पहले आते हैं 1236 से 36 तक। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन तुर्की अमीरों ने इसकी इच्छा का सम्मान नहीं किया और इसके पुत्र रकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जिसकी माँ का नाम था शाहतुरकाना। ठीक है, या शाहतुरकान। ठीक है, ये विद्वानों एवं शेखों को दान नहीं दिया करती थी। ठीक है, थोड़ा मतलब सेल्फिश टाइप की लेडी थी। रकनुद्दीन फिरोज शाह के काल में शाह तुर्कान अत्याचारी कार्य करने लग गई थी और रकनुद्दीन फिरोज शाह के प्रतिद्वंदियों का अंत करने का प्रयास कर रही थी। ठीक है ना, रजिया की हत्या कराने का प्रयास किया गया लेकिन असफल रही। रजिया को भी मरवाना चाहती थी लेकिन उसमें फेल हो जाती है। रजिया आती फिर 1236 से 40। शाह तुर्कान के आतंक से परेशान होकर रजिया एक दिन लाल वस्त्र धारण कर जुमा के दिन नमाज के समय जनता के बीच में पहुंची और न्याय की मांग करने लग गई थी। ठीक है ना, दिल्ली की जनता ने राजमहल पर धावा बोलकर शाह तुर्कान और रकनुद्दीन को बंदी बना दिया और रजिया को सुल्तान बना दिया। ठीक है, रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। इसे अपने शासन के प्रारंभ से ही तुर्की अमीरों के विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तुर्की अमीरों ने रजिया के विरुद्ध निर्मूल समाचारों का प्रचार प्रसार किया। उनमें से एक समाचार था जमालुद्दीन याकूत, जिसे रजिया ने अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था, उसके साथ प्रेम संबंध। ठीक है,
उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा ली थी इन्होंने। अनेक तुर्की अमीरों ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, जिनका नेता इख्तियारुद्दीन एतगिन था। षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप तबर हिंद भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया इस विद्रोह के साथ दमन के लिए भटिंडा गई, लेकिन अल्तुनिया से पराजित हो गई और बंदी बना दी गई। इधर एतकिन के नेतृत्व में इल्तुतमिश ने एक पुत्र बहराम शाह को सुल्तान घोषित करके षड्यंत्रकारियों ने उच्च पद पर अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, उच्च पद को जो अपने हाथों में ले लेते, लेकिन अल्तुनिया को मान सम्मान देना ही भूल गए थे। ठीक है, अल्तुनिया ने रजिया से विवाह कर लिया और अब दोनों षड्यंत्रकारियों से दिल्ली पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष इन्होंने प्रारंभ कर दिया, लेकिन ये असफल रहे। ठीक, अब रजिया के जो कार्य थे उनको एक नज़र में देखिए। ठीक है, शॉर्ट में रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। ठीक है, रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर आखुर यानी कि अशोशाला का प्रधान नियुक्त किया था। ठीक, तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध होने की अफवाह फैलाई थी और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों का नेता इख्तियारुद्दीन एतगिन था। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंत दोनों ने विवाह कर लिया। 1240 में कैथल के निकट रजिया में अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बहरम शाह 1240 से 42। इस समय राज्य की सारी शक्तियां एतगिन के हाथ में थी और 1241 ईस्वी में मंगोल नेता तायर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। मंगोल पराजित हुए और भाग गए। ठीक है, 1242 में बहरम शाह की भी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46। यह रकुनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और 1246 में इसे कारागार में डाल दिया जाता है और वहीं इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 66। ठीक है, अब देखो, यह इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का पुत्र था। यह संत प्रवृत्ति का सुल्तान था, एक अच्छा लेखक था, समय व्यतीत करने के लिए कुरान की प्रतियां लिखा करता था। ठीक है, इससे सर्वत्र यह प्रचलित हो गया कि सुल्तान कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करता है। ठीक, इसके बाद हम बलबन को देखेंगे। ठीक है, और फिर कैकुबाबाद को, और उसके बाद जो है फिर हम खिलजी वंश को शुरू कर देंगे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।